हेलो एवरीवन। आज हम हमारी क्लास में लीनियर मेजरमेंट एक हमारे मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे कि लीनियर मेजरमेंट दरअसल होता क्या है और लीनियर मेजरमेंट में किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। दरअसल देखिए, लीनियर मेजरमेंट जो होता है ये किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर हम एक सीधा लाइन अगर खींच दें, किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर हम एक सीधा लाइन अगर खींच दें तो वो सीधा लाइन कैसा हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, एक लीनियर लाइन कहेंगे। ठीक है। और उस लीनियर लाइन को हम मेज़र करने के यहाँ पर दो तरीके, दो मेथड यहाँ पर बताते हैं। दो यूनिट के जरिए हम उसको मेज़र कर सकते हैं। एक होता है MKS यूनिट, मीटर किलोग्राम सेकेंड यूनिट, और एक होता है FPS यूनिट। FPS यूनिट को हम कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड यूनिट। तो हम दो यूनिट के माध्यम से इस लीनियर मेजरमेंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। देखिए, ये है लीनियर मेजरमेंट। द मेजरमेंट ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज नोन एज लीनियर मेजरमेंट। इट इज मेजर्ड इन MKS मास किलोग्राम सेकेंड सिस्टम एंड इन फीट FPS फुट पाउंड सिस्टम। ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीनियर मेजरमेंट। किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर एक लाइन खींच दी जाए तो उस लाइन को जो हम मेजर करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, लीनियर मेजरमेंट। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। नो डाउट मेजरमेंट से हमको बहुत सारी इंपॉर्टेंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें रहता ही है। मेजरमेंट से इंपॉर्टेंस जो रहता है, मापन का महत्व। जैसे कि अगर हमें गियर टिथ बनाना है या किसी शाफ्ट का डाया अगर हमें एक एप्रोप्रिएट अगर बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कि पहले एक जो मास्टरपीस जो रहता है उसे हमें क्या करना होगा, पहले हमें डायमेंशनली उसका एक्यूरेसी को चेक करना होगा और उसी डायमेंशन का हमें फिर से उसका डुप्लीकेट इमेज बनाने के लिए पहले वाले का डायमेंशन का मेजरमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है। इट हेल्प्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सेवरल टाइप्स ऑफ डायमेंशनल मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मेजरमेंट ऑफ द पिच ऑफ द स्क्रू थ्रेड डेप्थ ऑफ गियर टिथ डायग्राम of gear teeth, screw gauge meter of a shaft, etc. Angular measurement can also be made using linear measurement. Example, by measuring dimensions A and B. Here the angle theta is A by B. तो यहाँ पर देखिए tan थीटा के माध्यम से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर आपके पास लीनियर मेजरमेंट करने के कुछ ऐसे साधन या कुछ ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइसेस अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप उससे लीनियर मेजरमेंट तो कर सकते हैं और उस लीनियर मेजरमेंट के डायमेंशन के हेल्प से आप किसी भी एंगल के भी वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री का सभी को नॉलेज होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का हम क्या कर सकते हैं, उसका एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर tan थीटा अगर लगाएंगे A बाई बी करके तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स A बाई बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या थीटा की वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगुलर मेजरमेंट भी हम इससे कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखते हैं टॉलरेंस। इट इज अ परमिसिबल डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो लिमिट ऑफ साइज। इट इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू कवर द रीजनेबल imperfection in workmanship, the inevitable inaccuracy of manufacturing process. It varies with different grades of work. टॉलरेंस का मतलब कि जो हमें एक लिमिट ऑफ रेंज जो दिया हुआ रहता है, हमेशा एक लिमिट हमें दिया रहता है 25 प्लस माइनस 0.02 mm, उसे ही क्या कहा जा रहा है, टॉलरेंस कहा जा रहा है। और उसी टॉलरेंस के अंतर्गत ही हमें क्या होना चाहिए, हमारा जो प्रोडक्ट जो है, जिस प्रोडक्ट को हम डिज़ाइन कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग उसी डायमेंशनल एक्यूरेसी के अंतर्गत ही होनी चाहिए। हमेशा उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है उसी डायमेंशनल एक्यूरेसी के अंतर्गत ही हमेशा प्रिपेयर होनी चाहिए। प्रिसीजन मेजरमेंट, नो डाउट इस मेजरमेंट को हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। प्रिसीजन मेजरमेंट का मतलब कि एक ही मेजरमेंट को जब हम रिपीटेबिलिटी बार बार जब मेजर करते हैं, किस कंसर्न से, किस वरीनेस से, कि इसका जो रिजल्ट जो है ये वेरी नियर अबाउट एक्यूरेसी के नज़दीक आए। जो इसका रिजल्ट है वेरी नियर अबाउट एक्यूरेसी के नज़दीक आए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक ही मेजरमेंट को बार बार मेजर करते हैं और जितने बार हम मेजर किए रहते हैं और जो मेजरमेंट का वैल्यू आया रहता है डिवाइडेड बाय जितने टाइम्स हम मेजर किए रहते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं, तो इससे निकल जाता है हमारा मीन वैल्यू। तो हम उस मीन वैल्यू को हम क्या करते हैं, एज अ
एक परफेक्ट रिजल्ट हम मानते हैं प्रिसीजन मेजरमेंट में। यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज डिफाइंड एज द रिपीटेबिलिटी ऑफ अ मेजरिंग प्रोसेस, इट इज कंसर्न विद अ प्रोसेस और ए सेट ऑफ मेजरमेंट एंड नॉट अ सिंगल मेजरमेंट। प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सूक्ष्म मापन यंत्र, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 3 प्रकार के बेसिकली बताए गए हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो पहला तो देखिए यहाँ पर है वर्नियर इंस्ट्रूमेंट, ये एक सिंपल वर्नियर कैलिपर की तरह होता है। दूसरा है स्क्रू इंस्ट्रूमेंट जो कि डेप्थ मेजर करने के काम आता है। और तीसरा है स्लिप गेज इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि प्रिसीजन और नॉन प्रिसीजन मेजरमेंट होता है। ये पहला वाला जो है ये प्रिसीजन मेजरमेंट है, सूक्ष्म मापन यंत्र, और दूसरा जो है नॉन प्रिसीजन मेजरमेंट है। तो प्रिसीजन मेजरमेंट में स्टील रूल, कैलिपर ये सब आते हैं, सिंपल जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आते हैं। नॉन प्रिसीजन मेजरमेंट्स में कुछ हट करके, जो कि हम ट्रेडिशनल मेथड नहीं होता है मेजरमेंट करने का, थोड़ा हट करके, जैसे कि रेडियस गेज, फीलर गेज, तो ये सब चीज़ों का हम क्या करते हैं नॉन प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करते हैं, जो कि हम हमेशा नहीं यूज़ करते हैं बट स्पेशल पर्पज़ के लिए हमें उसे यूज़ करना पड़ता है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्नियर इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, इट इज़ लाइक सिंपल वर्नियर कैलिपर, हाइट गेज, वर्नियर डेप्थ गेज, गियर टूथ वर्नियर। ये गियर टूथ, गियर का डेप्थ, डाया, उसका सरकमफ्रेंस, ये सारी चीज़ों को मेजर करने का काम करता है वर्नियर इंस्ट्रूमेंट। स्क्रू इंस्ट्रूमेंट जो रहता है वो डेप्थ को मेजर करने का काम करता है। माइक्रोमीटर एंड माइक्रोमीटर डेप्थ गेज includes various types of micrometer such as outside micrometer, inside micrometer and micrometer depth gauges etc। तीसरा देखेंगे हम स्लिप गेजेस। तो स्लिप गेजेस में जैसा कि देख चुके हैं प्रिसीजन और नॉन प्रिसीजन टाइप का रहता है। प्रिसीजन में आपका ग्रेजुएटेड स्केल रहेगा, स्टील रूल के माध्यम से आप मेजर कर सकते हैं। नॉन प्रिसीजन में भी देखिए स्टील रूल ये थोड़ा स्पेशल टाइप का रहेगा जिसमें कि बहुत फाइन डिविजन्स किए रहेंगे स्केल में। और रेडियस गेजेस रहेंगे जो कि रेडियस को मेजर करने के काम आता है केवल, जो कि सर्कुलर बॉडी का हमको मेजरमेंट करने के काम आता है। फीलर गेजेस डेप्थ मेजरिंग वी आर डूइंग, ठीक है, फीलर गेजेस जो रहता है डेप्थ को मेजर करने के काम आता है। वायर एंड थिकनेस गेज, तो वायर एंड थिकनेस गेज जो होता है, देखिए नॉन प्रिसीजन में भी यहाँ पर 3 प्रकार के बताए जा रहे हैं। पहला है ए जो बताया, बी जो है वायर एंड थिकनेस गेजेस बता रहे हैं, और सी जो है पिच स्क्रू गेजेस बता रहे हैं। तो वायर एंड थिकनेस गेजेस जो होता है, नो डाउट जो वायर गेजेस जो रहते हैं ये बहुत ही फाइन, बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू को मेजर करने के काम आता है वायर एंड थिकनेस गेजेस जो रहता है। और जो पिच स्क्रू गेजेस जो रहते हैं ये दरअसल स्क्रू के थ्रेड्स, स्क्रू का सैंक का लेंथ, स्क्रू का डायमीटर, पिच डायमीटर, मेन डायमीटर, मीन डायमीटर, ये सारी चीज़ों को मेजर करने के काम आता है पिच स्क्रू गेजेस। और पिच स्क्रू गेजेस में ही देखिए सरफेस प्लेट भी एक आता है। सरफेस प्लेट एक प्लेन, एक पाटा की तरह रहता है, प्लेन एक सरफेस की तरह रहता है। और इसमें क्या होता है कि जो सरफेस प्लेट जो रहता है, तो सरफेस प्लेट में हम क्या करते हैं, एक ब्लू कलर का एक कलर हम लगा देते हैं सरफेस प्लेट में, और उस ब्लू कलर का कलर लगाने के बाद में हम उस सरफेस प्लेट को किसी भी सरफेस पे रख देते हैं। और जिस सरफेस प्लेट का हम यूज़ करते हैं वो सरफेस प्लेट कैसा रहता है, परफेक्टली स्मूथ रहता है। बट अगर इस वर्ड पर अगर हम थोड़ा और गौर करें तो कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं रहता है, बट इट इज़ वेरी क्लोज टू परफेक्टली स्मूथ। ओके, इट इज़ नॉट परफेक्टली स्मूथ बट इट इज़ वेरी नियर क्लोज टू परफेक्टली स्मूथ। तो वैसे हम परफेक्टली स्मूथ सरफेस को हम क्या करते हैं, उसमें ब्लू कलर, ये देखिए पर्सियन ब्लू कलर का हम लगा देते हैं उसमें, और पर्सियन ब्लू कलर लगाने के बाद में उसको हम फ्लैट सरफेस में हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। और फ्लैट सरफेस रखने के बाद में उसमें देखेंगे कि किस किस जगह में जो ब्लू कलर हैं वो अवेलेबल हैं, लगे हुए हैं, और किस किस जगह पर ब्लू कलर जो है वो नहीं लगा हुआ है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि सरफेस प्लेट के माध्यम से कि वो जो सरफेस है उसमें कितना डेप्थ है, कितना सैलो है, और वो बहुत ही माइनर रहता है। जो सैलोनेस जो रहता है वो बहुत ही माइनर रहता है, कितना रफ है, कितना स्मूथ है, वो सारी चीज़ें हमें सरफेस प्लेट के माध्यम से, और पर्सियन ब्लू का जो हम टेक्निक जो इसमें यूज़ करते हैं उसके माध्यम से हमें ये सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं सरफेस प्लेट के माध्यम से। आइए अब शुरू करते हैं डायल इंडिकेटर। ये डायल इंडिकेटर दरअसल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट का। डायल इंडिकेटर ये एग्ज़ाम्स में भी हर बार आता ही है।
डायल इंडिकेटर एक ऐसा गेज, एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक सिमिलर घड़ी की तरह दिखता है, और उसके ऊपर में सेम वैसे ही ग्लास, डस्ट कैप, प्लंगर और सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, और वो 1 mm को 100 में डिवीज़न करके वो मेज़र कर सकता है। मतलब 1 mm को वो 100 टाइम्स डिवीज़न करके वो मेज़र कर सकता है। बहुत फाइन मेज़रमेंट करता है ये प्लंगर। इसके लिए हमें एक स्टैंड की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम हाथ से, अगर अपने हैंड से मैनुअली करना चाहें तो हाथ के वाइब्रेशन के कारण से हम अप्रॉक्सीमेट हम रीडिंग नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हमको इसके लिए एक होल्डर और एक स्टैंड की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके बारे में हम समझेंगे। डायल इंडिकेटर देखिए, जो इसका एक कुछ ये लीनियर मेजरमेंट हो गया, जैसे कि हमने समझा था 2 पॉइंट के बीच में अगर एक सीधा लाइन खींच दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर मेजरमेंट कहेंगे। तो यही है, देखिए लीनियर मेजरमेंट। ये है आपका डायल इंडिकेटर। देखिए यहाँ पर एक स्टैंड का हमने यूज़ किया है। इस स्टैंड में हम क्या कर रहे हैं, देखिए एक स्टैंड में डायल इंडिकेटर लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए कैप है, ये बैकलेस कैप है। ये नीचे में देखिए प्लंगर लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है एक छोटा सा भी एक क्लॉक जैसा है, एक बड़ा सेकंड का कांटा है, एक छोटा सेकंड का कांटा है। तो इसके ऊपर में हम लोग अभी फोकस करेंगे कि ये क्या क्या होता है। बाकी ये जो है ये एक स्टैंड है। इसी स्टैंड, इसी होल्डर में ही हम क्या करते हैं, डायल इंडिकेटर को होल्ड कराते हैं अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस को। ये देखिए, ये है डायल इंडिकेटर का फोटो। 1 mm को ये 100 में डिवीजन करता है, और जैसे 1 mm से ज़्यादा अगर इसका, देखिए ये जो नीचे में देखिए प्लंगर है और इसके नीचे में बॉल लगा हुआ है, इस बॉल में स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो स्प्रिंग के मैकेनिज्म से क्या होता है कि इस बॉल को हम क्या करते हैं कि स्मूथ सरफेस में हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। मूव करने से ये जो बॉल है, ये अगर स्मूथ सरफेस है तो ये 0 में ही रहेगा, बट जहाँ पर भी थोड़ा सा भी रफनेस प्लस माइनस रहेगा तो ये क्या करेगा, आगे या पीछे की ओर घूमेगा। तो जैसा भी ये घूमेगा, तो अगर मान लीजिए कि एक कंप्लीट अगर ये रिवॉल्यूशन कर लेता है, तो ये जो छोटी जो डायल दिख रही है, छोटी डायल, ये डायल भी क्या करता है, एक कांटा आगे की ओर, एक स्टेप जो रहता है आगे बढ़ जाता है। फिर ये अगर और एक बार 0 से फिर से ये 100 को क्रॉस कर देगा, तो ये दूसरी बार फिर अपने प्लेस को चेंज करता है सेकेंड टाइम पे। तीसरी बार भी अगर ये रोटेट हो जाता है तो ये 3rd पोजीशन में चला जाता है। चौथी बार करने से, चौथी बार अगर ये पूरा रोटेट हो जाता है, बड़ा सेकंड काटा, तो ये 4th प्लेस में चला जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ से हम रीडिंग लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि 5.5 का रीडिंग आया, अगर मान लीजिए 50 में रुका है तो 5.5 रीडिंग आया, 5.6 रीडिंग आया अगर 6 में अगर रुकता है, 5.7 mm का रीडिंग है, 8 mm का रीडिंग है, 5.9 mm का रीडिंग है। अगर यहाँ पर अगर रुकता है 0 में, तो हम यहाँ पर देखिए 5.85 mm भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं। तो ये जो रहता है, ये एक mm डिफाइन करता है, और ये 1 mm के डिविजन्स को डिफाइन करता है। 5.20 mm, 5.25 to 3 mm to 4 mm, इस प्रकार से ये डिफाइन करता है। तो ये होता है डायल इंडिकेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस यूनिट का, लीनियर मेजरमेंट का। तो ये सेकंड कांटा मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसके अंदर में पूरा का पूरा जो रहता है स्प्रिंग मैकेनिज्म लगा हुआ रहता है। स्प्रिंग मैकेनिज्म के हेल्प से ये सारा चीज़ होता है। उस स्प्रिंग मैकेनिज्म को भी हम समझेंगे। आइए आते हैं नेक्स्ट फिगर में। ये देखिए डायल गेज इंडिकेटर है। ये डायल गेज इंडिकेटर में देखिए सारे नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये जस्ट एक घड़ी की तरह ही रहता है, जैसा कि हम हाथ में पहनते हैं घड़ी, बस वैसा ही रहता है। ऊपर जो रहता है हम उसे केस कहते हैं। इंडिकेटर है, देखिए यहाँ पर स्केल, ग्रेजुएटेड स्केल भी कहते हैं। ग्रेजुएटेड स्केल, ग्रेजुएटेड डायल का मतलब जिसमें कि कुछ न्यूमेरिक डिजिट्स लिखे हुए रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेजुएटेड डायल या ग्रेजुएटेड स्केल कहते हैं। ये देखिए ये शॉर्ट हैंड इंडिकेटर कहते हैं। ये जो छोटा जो डायल है इसे हम शॉर्ट हैंड इंडिकेटर कहते हैं। इसे हम स्टेम कहते हैं। स्टेम के नीचे में देखिए प्लंगर है और कॉन्टैक्ट पॉइंट है। ये कॉन्टैक्ट पॉइंट जो रहता है, ये बॉल रहता है, एक छर्रा रहता है, स्टील बॉल, और ये क्या करता है, ऊपर नीचे मूव करता है। प्लंगर का काम ही है कि इसे सपोर्ट करके रखना और इसे ऊपर नीचे मूव होने में हेल्प करना। ये देखिए ये है डिजिटल डायल इंडिकेटर। अगर आपको पढ़ने में या देखने में अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत आता है
तो प्रेजेंट डेट में ये इसी प्रकार के डिजिटल डायल इंडिकेटर्स ही यूज़ हो रहे हैं। जो एनालॉग टाइप के जो इंडिकेटर्स थे, जो कांटे वाले जो रहते हैं, जैसा कि अभी हम इससे पहले जो देख रहे थे, इस प्रकार के जो इंडिकेटर्स रहते हैं, इस प्रकार के जो इंडिकेटर्स रहते हैं, इसे हम एनालॉग इंडिकेटर्स कहते हैं। एनालॉग मतलब इसमें घड़ी की तरह कांटा सारी चीज़ें रहेंगी, इसको पढ़ने में देखने में बहुत ज़्यादा हमें केयर करना पड़ता है। जैसे कि देखिए ये 8 ना होकर के 8 से थोड़ा सा कम दिख रहा है हमें कांटा, यहाँ पर भी 0 और 9 के बीच में थोड़ा सा आगे दिख रहा है। तो अगर हमारा जो मीटर है वो अगर डिजिटल है, तो डिजिटल मीटर हमें इस प्रकार से परेशानी नहीं होता है। जो रहता है वैल्यू हमें एज इट इज़ हमें अप्रॉक्सीमेट, देखिए यहाँ पर डेसिमल से 3 डिजिट पीछे तक के का वैल्यू हमें ये बताएगा ये, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा ब्रांड होता है बेकर ब्रांड। इसमें जो स्पेसिफिकेशन, इसकी खास स्पेसिफिकेशन ये रहती है कि इसमें जो टॉलरेंस या जो इरर जो रहता है वो बहुत ही कम रहता है। हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का एक टॉलरेंस या एक इरर भी रहता है कि उसमें ±0.02 mm का इरर को आप ले करके चलें। हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एक इरर भी उसमें एडिशनल रहता है, जिसे हम कहते हैं टॉलरेंस इरर। तो ये हो गया आपका डिजिटल डायल इंडिकेटर। डिजिटल डायल इंडिकेटर के बाद में हम देखते हैं, ये देखिए ये इसका मैकेनिज्म है। ये देखिए डस्ट प्रूफ एक कैप हो गया, ये देखिए पॉइंटर हो गया, एक छोटा रिवॉल्यूशन काउंटर हो गया, और ये एक पॉइंटर हो गया। और ये देखिए यहाँ पर इसका कुछ डायामीटर के बारे में बताया जा रहा है, 2.5 mm का है, 6 mm का है, देखिए यहाँ पर है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट कवर है, देखिए ये तो हो गया फ्रंट फेस, और ये हो गया देखिए साइड फेस, ठीक है। ये हो गया आपका रोटेबल बेजिल, ठीक है। ये बेजिल जो रहता है ये खुल भी जाता है, अगर कांच अगर गलती से अगर टूट जाता है तो इसको हम रोटेट करके कांच बदलने के लिए इस बेजिल को हम अगर रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो खुल जाएगा, जिससे कि हम अपने ग्लास को चेंज कर सकते हैं सामने जो डायल में कांच लगा है। ट्रांसपेरेंट डायल केस, ये बैकलग है। बैकलग जो रहता है, अगर हम इसे डायल इंडिकेटर को किसी होल्डर में अगर हम सेट करना चाहते हैं तो ये बैकलग के माध्यम से हम होल्डर में इसे सेट करने के काम आता है। ये स्टेम हो गया, उसके बाद में प्लंगर हो गया, और ये रिमूवेबल कॉन्टैक्ट पॉइंट हो गया, जो कि नर्ल्ड रहता है ग्रिप के लिए, और नीचे में एक बॉल जैसा फंसा हुआ होता है। आगे देखेंगे, ये हो गया इसका मैकेनिज्म। अगर इस इंडिकेटर को अगर खोल करके देखेंगे तो जैसा कि मैंने बताया, अंदर में बहुत सारे गियर्स रहते हैं, स्प्रिंग्स रहते हैं। तो बस वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। देखिए ये हो गया पिनियन 1, गियर 1, ठीक है। ये गियर 2, पिनियन 2, फिर इसका देखिए पिनियन 3, फिर इसका देखिए गियर G3, फिर इसका ये हेयर स्प्रिंग है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हर एक गियर, हर एक पिनियन जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो नीचे का जो पॉइंटर देखिए ऊपर नीचे अगर होगा तो नीचे का जो ये साफ्ट जैसा है, जो कि बॉल से डायरेक्टली कनेक्टेड है और स्प्रिंग से भी कनेक्टेड है, तो ये ऊपर नीचे जैसे होगा तो ये गियर को क्या करेगा, रोटेट कर देगा, क्योंकि ये साफ्ट में भी क्या बना हुआ है, रैक पिनियन अरेंजमेंट बना हुआ है। मतलब कि साफ्ट के इस पोजीशन में भी कुछ टिथ बने हुए हैं, लीनियर टिथ, और ये लीनियर टिथ जब ऊपर नीचे होगा तो ये लीनियर टिथ क्या करेगा, इन सब गियर को एक रोटरी मोशन प्रोवाइड करेगा। और इस रोटरी मोशन के कारण से अगर ये गियर अगर घूमता है, पिनियन 1 अगर घूमता है, तो इसके पिनियन 1 जो रहेगा ये गियर 1 के साथ में अटैच है, गियर 1 जो है ये गियर 2 और पिनियन 2 के साथ में अटैच है, और ये पिनियन 2 गियर 2 जो है ये पिनियन 3 के साथ में अटैच है, पिनियन 3 गियर 3 के साथ में अटैच है, और गियर 3 जो है वो हेयर स्प्रिंग के साथ में अटैच है, ठीक है। तो हर एक जो मेंबर है, जो गियर जो है, ये एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से अटैच्ड है। तो एक के भी वेरिएशन से दूसरा भी क्या करेगा, अपने वेरिएशन को शो करेगा। ये रैक गाइड है और ये कॉइल स्प्रिंग है। तो इस प्रकार से जैसे ही हम उस रफ सरफेस से जैसे ही हम स्मूथ सरफेस में जाएंगे तो वापस ये विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग के माध्यम से क्या होगा, वापस अपने ओरिजिनल शेप साइज में ये आ जाएगा, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर ये पहुंच जाएगा। तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ डायल इंडिकेटर। ये भी एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ डायल इंडिकेटर। तो आपको ये पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर आपको ये डायग्राम ठीक लग रहा है तो आप इसे पॉज करके भी, वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं। ये देखिए उसी का ही ये दूसरा डायग्राम है। ये ए टिथ है, ये बी टिथ है, गियर टिथ है, टूथ मतलब कि गियर का टिथ, ठीक है, और सी टिथ है, डी टिथ है, ये रैक पिनियन अरेंजमेंट है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ई गियर है, ये एफ गियर है, ये एच स्प्रिंग है, ठीक है, ये प्लंगर है, ये एस स्प्रिंग है, ये कॉइल का दिया हुआ है,
ठीक है। रैक गाइड ये दिया हुआ है और कॉइल स्प्रिंग ये एस दिया हुआ है। तो ये भी एक मैकेनिज्म है, सेम है। दोनों में से आप किसी भी फिगर को बनाएं तो एक ही मतलब है, ठीक है। दोनों के दोनों सेम फिगर हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ए बी सी डी ई एफ एच, इसको देखेंगे तो इस फिगर से बहुत कुछ देखिए मिलता हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो ये फिगर से मिलता जुलता है, तो दोनों में से किसी भी फिगर को आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अगर इस डायल इंडिकेटर को अगर हम खोल करके देखेंगे तो कैसा दिखेगा, देखिए इस प्रकार से दिखेगा। ये देखिए सिंपल सा है, एक ये साफ्ट है, एक साफ्ट है और उस साफ्ट में देखिए रैक पिनियन टाइप का अरेंजमेंट है। देखिए पहला नंबर का जो गियर है उसके नीचे देखिए दूसरा नंबर का गियर है, ये तीसरा और ये चौथा गियर है। तो सभी के सभी गियर क्या हैं, एक दूसरे से अटैच हैं, ठीक है। और ये रैक अरेंजमेंट है, ठीक है। और ये नीचे पॉइंटर लगा हुआ है। तो अगर हम उसे अगर खोल करके देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। ये जो रहता है ये स्टॉप करने के लिए रहता है। किसी भी रीडिंग में अगर हम डायल इंडिकेटर को स्टॉप करना चाहें उसकी रीडिंग को लेने के लिए, तो एक स्टॉपर जैसा भी लगा रहता है। ये भी एक फैसिलिटी रहता है हमारे डायल इंडिकेटर में, बटन की तरह, ठीक है। तो आइए हम थ्योरी पार्ट में देखते हैं। तो डायल इंडिकेटर के बारे में हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर सुना है और समझा भी है। तो इसमें देखिए डायल इंडिकेटर जो रहते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ इसके डिफ्रेंशिएट किया है हमने डायल गेज को। देखिए सर्कुलर डायल है, सेक्टर डायल है। अब सर्कुलर डायल देखिए यहाँ पर आगे बढ़ करके गियर मूवमेंट करता है और गियर मूवमेंट बैक प्लंगर टाइप और डायल माइक्रोमीटर टाइप के, मतलब ये डायल गेजेस के टाइप्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो डायल गेज जो रहता है ये दो प्रकार में बंटता है। पहला होता है आपका सर्कुलर डायल और दूसरा होता है सेक्टर डायल। अब सर्कुलर डायल जो रहता है ये गियर मूवमेंट करके भी एक हम इसे बोलते हैं, और एक जो रहता है गियर मूवमेंट के नीचे में जो आगे की ओर ये फर्दर फिर से ये आगे डिवाइड होता है, उसे हम कहेंगे ब्लैक प्लंगर, और या नहीं तो फिर डायल माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं। और एक हो गया ये सेक्टर डायल, जैसे कि हम लीवर मूवमेंट। सेक्टर डायल जो है आगे जाकर के दो तरह से ये डिवाइड होता है। पहला होता है लीवर मूवमेंट और दूसरा होता है स्पेशल डिवाइसेस। तो ये लीवर देखिए सबके यहाँ पर हिंदी में भी नाम है। डायल गेजेस का नाम है डायल इंडिकेटर, जैसे कि हम हिंदी में डायल इंडिकेटर कहते हैं डायल गेज को। सर्कुलर डायल को वृत्तीय डायल कहते हैं, सेक्टर डायल को वृत्तीय खंड डायल कहते हैं। गियर मूवमेंट को गियर संचालन, बैक प्लंगर टाइप को बैक प्लंगर टाइप कहते हैं। डायल माइक्रोमीटर को डायल माइक्रोमीटर ही कहते हैं हम। लीवर मूवमेंट को लीवर संचालन, स्पेशल डिवाइसेस को विशेष युक्तियाँ कहते हैं। तो ये कुछ फ्लो चार्ट किस्म का है डायल गेजेस का। डायल गेजेस के बारे में बताया जा रहा है कि 1 mm को 100 डिविजन्स में बांट सकता है, और उसके मैकेनिज्म का यहाँ पर कुछ थ्योरी दिया हुआ है। जो हमने समझा वही थ्योरी है, उससे कुछ हट करके नहीं है। ये हमारा कुछ डायग्राम है, इसे हम देखने का कोशिश करेंगे। ये देखिए डस्ट कैप है, रिवॉल्यूशन काउंटर, पॉइंटर, ट्रांसपेरेंट कवर, प्लंगर, रिमूवेबल कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो जैसा हम अभी तक के सारे डायग्राम में देख रहे थे, ये बैकलग है, होल्डर में स्टैंड करने के काम आता है बैकलग। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक के अपनी डायग्राम में देख रहे थे, पिछले डायग्राम्स में। तो ये हो गया। इसका एक मैग्नीफिकेशन वैल्यू भी रहता है जिसको कि हम टी डी बाई टी ई इंटू टी बी बाई टी सी कहते हैं। तो टी बी और टी सी क्या रहता है, टी डी नोट्स फॉर टीथ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टीथ of gear B and C respectively. The magnification is further enlarged at the tip of pointer by an amount dependent upon its length. ठीक है। तो मतलब कि ये जो मैग्निफिकेशन वैल्यू है, मतलब कितने mm को ये कितने गुना मैग्नीफाई करके हमें दिखा सकता है, इस चीज़ को हमको अगर फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला जो है वो ये फॉर्मूला है, टी डी अपॉन टी इंटू टी बी अपॉन टी सी है। तो इसे हम एक बार रीड आउट भी कर लेते हैं, शायद कुछ और नया पता चल जाए हमें जानकारी। तो यहाँ से देखते हैं डायल इंडिकेटर। दिस इंडिकेटर्स आर इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग एंड चेकिंग लीनियर मेजरमेंट। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, लीनियर मेजरमेंट चेक करने काम आता है। दिस रिक्वायर्स लेस स्किल in their use and other precision instruments like gap gauges, plug gauges, micrometer and vernier scales etc. It consists of a dial which indicates directly the displacement of the plunger of the indicator along its axis. It also has limit pointer and plunger lifting lever to lift the lever. Lever मतलब कि जो स्केल जैसा जो रहता है, जो घड़ी के ग्रेजुएटेड स्केल में जो मूव करता है, उसे ही हम पॉइंटर कह रहे हैं यहाँ पर, लीवर। Dial gauges are and label its different part
एंड डायल गेजेस कैन बी यूज्ड एज अ सिंपल मैकेनिकल कंपैरेटर। ठीक है, ये सिंपल मैकेनिकल कंपैरेटर की भी तरह यूज होता है। कंपैरेटर का मतलब कि एक वस्तु को जब हम दूसरे वस्तु से तुलना करते हैं उसके डायमेंशनल एक्यूरेसी के रिस्पेक्ट में, तो हम उसे क्या कहेंगे, कंपैरेटर कहेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास में कोई भी एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के जो डायमेंशन है उसे अगर हम स्टैंडर्ड मान करके दूसरे प्रोडक्ट को अगर उसी पहले प्रोडक्ट के डायमेंशन से अगर हम तुलना करें, कंपेयर करें, तो पहला जो रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, कंपैरेटर कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं पहले प्रोडक्ट को दूसरे से, और पहले को हम क्या मान रहे हैं, स्टैंडर्ड मान रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम कंपैरेटर कहते हैं। ये आगे हमें बहुत सारे जगह पे कंपैरेटर करके आएगा, और कंपैरेटर जो रहते हैं ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के भी रहते हैं, उसको हम पढ़ेंगे आगे। एक यूनिट है कंपैरेटर पर। तो स्टेटमेंट, डायल गेजेस का स्टेटमेंट है, वर्किंग मैकेनिज्म, द नेसेसरी हाई मैकेनिज्म रेशो इन अ डायल इंडिकेट्स is obtained by use of gear and pinion arrangement in a small area by arranging the gear train in a manner similar to clock movement। मतलब कि घड़ी की तरह दिखता है और घड़ी की तरह ही ये काम भी करता है, वैसे ये मूवमेंट भी दिखाता है। The method of magnification used as shown in figure, there is a plunger perfectly sliding fit in its own bearing, a large gear B is attached to the same spindle। देखिए यहाँ पर A और B क्या क्या काम कर रहे हैं, B किससे कनेक्टेड है, D किससे कनेक्टेड है, वही सब चीजें को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। A, the gear B is further matched with a pinion C, which thus magnifies the movement of pinion A। Attached to the second pinion C is another gear D, which meshes with a third pinion E mounted on the same spindle as the indicator pointer। The overall magnification of final pinion is thus TD upon T into TB upon TC, where TB and TC etc., where T denotes for teeth, represents the number of teeth of gears B and C respectively। The magnification is further enlarged at the tip of pointer by an amount dependent upon its length। In order to take up the backlash, a light hair spring H is always fitted to the dial gauge gear trains by meshing a gear F to the pinion E and attaching the spring H with F। तो ये सब सरल हिंदी में या इंग्लिश में आप कैसे भी लिख सकते हैं, अगर आप मैकेनिज्म को समझ गए हैं तो। देखिए ए बी सी डी ये सारे के सारे क्या हैं, गियर हैं। तो ए जो है ये देखिए इसे हम क्या कहेंगे, रैक कहेंगे। छोटा सा जो स्लॉट जैसा, इसमें भी टिथ बने रहते हैं, और ये जब लीनियर मूवमेंट करता है तो लीनियर मूवमेंट के कारण से ये गोल को भी ये क्या करता है, रोटरी मोशन देता है। तो ये रैक कहलाएगा, और ए जो है ये पिनियन कहलाएगा। दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं रैक पिनियन अरेंजमेंट। ए पिनियन से बी जो गियर रहता है वो कनेक्टेड रहता है। ठीक है, सी पिनियन से डी गियर कनेक्टेड रहता है। ये आपस में सभी के सभी एक दूसरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। तो एक का जो मैग्निफिकेशन रहता है वो दूसरा और उस चीज को मैग्नीफाई कर देता है, तीसरा और उसको मैग्नीफाई कर देता है, चौथा उसको और ज्यादा मैग्नीफाई कर देता है। ठीक है, तो ई भी देखिए एक गियर है, एच एफ भी एक गियर है, एच जो है ये स्प्रिंग है। वही चीज बता रहे हैं, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट गियर बैकलेस, मतलब कि अगर एक बार घड़ी का कांटा आगे बढ़ गया है तो परमानेंटली आगे ना रहे, वापस वो अपने पोजीशन पर जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, वापस उसको अपने स्प्रिंग जीरो पोजीशन पर भेजने के लिए हम एक स्प्रिंग का हम हेल्प लेते हैं। ठीक है, द गियर्स आर प्रिसाइजली कट, द मूवमेंट असेंबली रिसेंबल्स दैट ऑफ ए हाई ग्रेड वॉच, ज्वेल्ड बियरिंग एंड आर फिटेड टू ऑल पिवोट्स in expensive instruments। If the pointer makes more than one revolution, a revolution counter is also provided which will correctly indicate the number of revolutions made by main pointer and thus enables the complete reading to be made with the gauge is used for direct measurement। तो इस चीज को यहाँ पर बताया गया है कि हम इससे बहुत ही छोटे से छोटे वैल्यूज को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और बहुत ही करेक्टली तरीके से हम कर सकते हैं। जो भी ये रिवॉल्यूशन को इंडिकेट करता है उसे हमें नोट करना पड़ेगा टाइमली। ठीक है, तो इससे हम सरफेस के लीनियर मेजरमेंट को हम कर सकते हैं, मतलब सरफेस के स्मूथनेस, सरफेस के परफेक्टनेस को हम यहाँ पर आसानी से मेजर कर सकते हैं। अगला यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्लिप गेजेस एंड इट्स यूजेस। तो स्लिप गेजेस क्या होता है, स्लिप गेजेस को जो बनाने का वाला जो साइंटिस्ट का नाम है उनका नाम है जोहानसन नाम है। तो इसलिए जो स्लिप गेजेस को हम किसी किसी किताबों में जोहानसन गेजेस से भी इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि जोहानसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही ओरिजिनेट किया था, उन्होंने ही डिस्कवर किया था इस गेजेस को।
तो यहाँ पर स्लिप गेजेस एंड इट्स यूजेस बताया जा रहा है। स्लिप गेजेस जो रहता है ये एक स्टील का एक ब्लॉक किस्म का रहता है जिसका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो रहता है वो 30 mm इंटू 10 mm का रहता है, और ये गेजेस जो रहते हैं ये अलग अलग थिकनेस के रहते हैं। तो यहाँ पर मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्लिप गेजेस यहाँ पर बताया जा रहा है। दो मेथड से हम बना सकते हैं स्लिप गेजेस को, अमेरिकन मेथड से और टीसेस ऑफ जर्मन मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन आर जनरली फॉलोड इन स्लिप गेजेस, मेकिंग द अप्रोक्सीमेट साइजेस बाय प्रिलिमिनरी ऑपरेशन, ए स्पेशल form of heat treatment to make blocks hard and wear resistance, an artificial and natural seasoning process to ensure stabilizing for whole life of the blocks, a final lapping operation to reduce the blocks to exact size and import mirror like finish to the surface। तो यहाँ पर बताया जा रहा है बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स बताया जा रहा है, पर इन 5 पॉइंट्स में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस बताए जा रहे हैं। जैसे कि पहले में हम किसी भी एक स्टैंडर्ड स्लिप गेज को फॉलो करेंगे, दूसरे में अप्रॉक्सीमेटली उसके डायमेंशन को हम लेंगे और दूसरे स्लिप गेजेस को भी हम वैसा ही बनाने का प्रयास करेंगे। तीसरे में है उसका वियर रेजिस्टेंस और हार्ड बनाने के लिए जो स्लिप गेजेस के जो ब्लॉक्स हैं उनको हम हीट ट्रीटमेंट देंगे। चौथे में है आर्टिफिशियल या नेचुरल, उसे सीजनिंग प्रोसेस, सीजनिंग मतलब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, हम उसे करके उसका जो होल है और जो ब्लॉक्स के जो होल्स हैं उसे हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। पांचवा जो है ए फाइनल लैपिंग ऑपरेशन टू रिड्यूस द ब्लॉक्स टू एग्जैक्ट साइज एंड इंपोर्ट मिरर लाइक फिनिश, मतलब कि जो हमारा जो ब्लॉक्स रहेगा उसे हम मिरर लाइक फिनिश देने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है मिरर लाइक फिनिश देने से क्या होगा कि उसकी जो मेजरिंग करने की जो क्षमता है उसमें भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथनेस आएगी और मिरर लाइक फिनिश देने से उसमें एक मजबूती भी आएगी, ठीक है। ये मिरर लाइक फिनिश देने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो प्रोसेस बताए गए हैं, पहला अरेंजमेंट और सेकंड अरेंजमेंट। ये बस आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर बताया गया है। इसे हम एनपीएल अरेंजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्लिप गेजेस और लैपिंग चेक भी बोला जाता है, ठीक है। ये एनपीएल ही बोला जाता है, एनपीएल अरेंजमेंट इसे बोला जाता है। दो अरेंजमेंट है, देखिए एक जो है ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बिल्कुल जमा जमाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस प्रकार से जो अरेंजमेंट जो जमा हुआ है, देखिए हमें अगर मान लीजिए कि 16 प्रोसेस करने हैं, ठीक है, 16 प्रोसेस किसी भी एक स्लिप गेज को बनाने के लिए हमें 16 प्रोसेस करने हैं। तो एक के बाद ही हम क्या करेंगे, दूसरा प्रोसेस, उसके बाद तीसरा प्रोसेस, उसके बाद चौथा प्रोसेस। तो जैसे जैसे हमें जिन जिन प्रोसेस का हमें काम करना है तो उस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली अगर हम अपने मशीनरी को हम अगर अरेंज करें तो हमारा जो काम है वो क्या होगा, बहुत ही जल्दी होगा, ठीक है। जैसे कि हमें मान लीजिए कि पहले रॉ मटेरियल से हमें अगर उसे ब्लास्ट फर्नेस में डालना है, उसके बाद में उसको निकालने के बाद में उसे कास्टिंग करना है, कास्टिंग के बाद में उसे रोलिंग मिल भेजना है, उसके बाद फोर्जिंग करना है। तो ये क्या हो गया, 5 प्रोसेस। तो रॉ से जब हम इसे ब्लास्ट फर्नेस में डालेंगे तो ये जो भी प्रोसेस जो हो रहे हैं उसे हमें अगर एक सीक्वेंस में रखें तो क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा, मनी बचेगा, लेबर एफर्ट बचेगा, मैन पावर घटेगा हमारा, वो भी रिड्यूस होगा, और कॉस्ट जो रहेगा फाइनल प्रोडक्ट का वो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये हो गया पहला अरेंजमेंट। और ये हो गया दूसरा अरेंजमेंट। दूसरे अरेंजमेंट में क्या हो रहा है कि जो प्रोसेस है वो जिगजैग फॉर्म में रखे हुए हैं, मतलब जो पहले के बाद में सीधा आखिरी प्रोसेस का मशीन रखा है, उसके बाद में जो 18 नंबर में जो प्रोसेस होना था उसका मशीन रखा है, उसके बाद में जो 5th नंबर का प्रोसेस होना था उसका मशीन। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार हमें ट्रैवल करना पड़ेगा। पहला मशीन, दूसरा मशीन जो है वो बहुत दूर में रखा है, फिर वहाँ जाएंगे। तीसरा जो प्रोसेसिंग मशीन है वो कहीं और रखा है किसी कोने में। तो ये क्या एक सीक्वेंस में ना रह करके वो क्या है, जिगजैग फॉर्म में इधर उधर वो रखा हुआ है, ठीक है। तो इससे हमें क्या होगा, टाइम का वेस्टेज, मनी का वेस्टेज, मैन पावर का वेस्टेज, बहुत सारे वेस्टेज के कारण से इसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट का। तो वही यहाँ पर दो मेथड से ये स्मार्ट वर्क कहलाता है, वर्क मेथड में ये स्मार्ट वर्क कहलाता है। अगर फर्स्ट अरेंजमेंट से अगर हम काम करें तो, कि पहले के बाद में हमें क्या दूसरा करना है उसकी मशीन हम तैयार रखें, दूसरे के बाद में हमें तीसरा जो करना है उसकी मशीन हम रेडी रखें। तो इस प्रकार से ये चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। The final lapping operation is carried out on solid steel chuck on which blocks are rung as shown in figure. In this way, industrial errors are reduced to 1/8 of usual error for a single block. By this method, if
of flat and parallel blanks are produced which are equal size to within 0.00002 mm। मतलब कि इस प्रकार से करने से एरर जो रहता है 1/8 टाइम्स कम हो जाता है और जो एक्यूरेसी भी जो है वो इतना mm तक की एक्यूरेसी हमें फाइनल प्रोडक्ट में मिलती है। ठीक है, आज के क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।